नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे संगम एज और संगम लिटरेचर के बारे में, ठीक है। 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी C, यानी कि ये वाला कार्यकाल कितना हुआ टाइम पीरियड ये। 3rd सेंचुरी तो है दोनों में, लेकिन ये BC से लेकर C तक कितना हो गया, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। BC से C तक हम एंटर कर गए। ये 100 साल हुए कि 1000 साल हुए? 600 साल कैसे? लगाओगे है ना, तो ये तो 1000 साल नहीं हुए, 600 होंगे। वेरी गुड, ठीक है। क्यों, क्लियर कर देता हूँ मैं, काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता। 3rd, 2nd, 1st और ये हम बना देते हैं 0 0 की लाइन, ठीक है। ये वाला है हमारा BC। उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं 1st, 2nd, 3rd। ये वाला है हमारा कॉमन एरा। अब ये एक एक सेंचुरी, जो सारी तो सेंचुरी है ना, चाहे BC की हो चाहे CE की हो, कितनी हो गई हैं एक एक सेंचुरी? कितनी? 100 सालों की। कितनी सेंचुरीज हैं यहाँ पर? 3। ये कितनी? 3 सेंचुरीज कितने सालों की? 100 सालों की। ये क्या हुआ? 300 प्लस करो 600। ये कैलकुलेशन समझ में आई? पहले बताओ, ठीक है। ये काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन श्रेया मयूर ब्रिलियंट। By the 3rd century BC, megalithic people, they moved from the uplands into the fertile river basins and they reclaimed the marshy deltaic areas. मतलब अभी तक ये कहाँ पर थे? थोड़ा सा ऊपरी वाली इलाके में थे ना, पेनिसुलर इंडिया में। अब ये फर्टाइल बेसिस की तरफ मूव कर गए, और जो मार्शी डेल्टाइक एरियाज, मतलब जहाँ पर डेल्टा बन रहा है, रिवर माउथ है, मतलब काइंड ऑफ ये टिप पर जा रहे हैं अब थोड़ा सा दक्षिण भारत में, और ज़्यादा अपनी पहल कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, स्पेशली कोस्टल इंडिया, लेकिन फार साउथ। अब देयर वॉज अ इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ मटेरियल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स, या मटेरियल कल्चर, या फिर आप कल्चर कॉन्टेक्ट्स कह सकते हो। मटेरियल कल्चर इन सेंस ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो नॉर्दर्न इंडिया में जो प्रक्रिया चल रही थी ना आयरन की डेवलपमेंट के बाद, फॉरेस्ट क्लियरिंग, लो कल्टीवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स ऑफ जनपद ड्यू टू फ्लरिशिंग नॉर्थ साउथ ट्रेड, ये होना शुरू हुआ। एज वेल एज कल्चरल कॉन्टेक्ट फ्रॉम द नॉर्थ, मतलब इनके कल्चरल कॉन्टेक्ट की बात चल रही है दक्षिण भारत के लोगों की, फ्रॉम द नॉर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ट्रेडर्स, कॉन्करर्स, जैना, बुद्धिस्ट, अजीविकास एंड ब्राह्मण मिशनरीज। अब ये जो मेगालिथिक कम्युनिटीज थी, दे केम टू प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट इन टू द डेल्टाइक एरियाज एंड मार्शी लैंड्स ऑफ फार साउथ इंडिया। दे केम टू प्रैक्टिस वेट पेडी कल्टिवेशन। अब ये कोई यूनिक बात नहीं है कि यहाँ पर वेट क्यों लिखा हुआ है। चावल की खेती हमेशा ऐसी जगह पर होती है जहाँ से वो खेत हमेशा मतलब भीगे रहे, है ना। चावल को बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना उगने के लिए, ये चीज़ है। दे फाउंडेड न्यूमरस विलेजेस एंड टाउन्स एंड केम टू हैव सोशल क्लासेस। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, स्टेट सिस्टम ऑल्सो डेवलप्ड इन सर्दर्न इंडिया, और 3 अर्ली किंगडम यहाँ पर इमर्ज हुए, चोला, चेरास एंड पांड्यास। इनमें से याद रखना, केरला पुत्ता या केरला पुत्र किसको बोला जाता है? चेरास को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है? चेरास को, यस, केरला पुत्र। तो ऑल दीज थ्री किंगडम्स इमर्ज इन द राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ तमिलकम, लैंड बिटवीन द तिरुपति हिल्स एंड द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब ये तमिलकम एक प्रकार से पता है क्या था? तमिलकम एक प्रकार से था तो इनका रीजन ही, लेकिन ये इसको क्या मानते थे अपनी उस जमाने में? काइंड ऑफ कंट्री। तभी तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में शाइनी आपने सुना होगा, दक्षिण भारत के इसी इलाके से तो डिमांड शुरू होती है कि दक्षिण भारत के एक हिस्से को, तमिलनाडु के एक हिस्से को अलग करके द्रविड़ा नाडु या फिर
द्रविड़ा लैंड एक अलग कर दिया जाए, चली थी ना डिमांड ईवी रामास्वामी नेकर के द्वारा पेरियार, जब एंटी हिंदी एजिटेशन बहुत स्ट्रांग हो गया था। हुआ था ऐसा पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आप सबने सुना होगा, मैंने करवाया भी था। ईवी रामास्वामी नेकर पेरियार को तो जानते ही हो ना। द्रविड़ा नाडु की डिमांड चली थी कि सेपरेट कंट्री ही बना दी जाए, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है जो कि इस चीज़ को सच के सवाल के रखता है कि हम किसी को एक्सेप्ट करके भारत के अंदर उसका एमलगमेशन तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाने की परमिशन नहीं है। बताओ। वही मतलब पार्ट 1 आर्टिकल 1 2 3, ठीक है। इंडिया इन विच इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत का संविधान भी अपने पार्ट 1 में अपने आप को एक ऐसे ओवर पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह दिखाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है बेबी देखो सोच समझ के मेरे साथ रिलेशनशिप में आना, इस रिलेशनशिप में एंट्री तो अलाउड है लेकिन मैं तुम्हें एग्जिट नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो इट इज फॉर दिस रीजन दैट एडवेंट ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड इन साउथ इंडिया इट इज जनरली रिलेटेड टू 3rd century BC, दो विद द रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस एट कुदुमनाल हम लोग इस डेट को और पीछे लेकर जा सकते हैं टू द 4th century BC, ठीक है। अब ये पीछे ही होगी ना डेट यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है BC, क्योंकि ऐसे चलता है जैसे अगर मैं 1st century BC पे और मैं कहूँ इससे और पुरानी बात करी जाए तो 2nd century BC पे, इससे भी पुरानी बात करी जाए तो 3rd century BC पे। अब यहाँ पर वो आपको कह रहा है वैसे कुछ कुछ जो डेट्स हैं यहाँ पर हमें कुछ कुछ एक्सकवेशंस मिली जो कि 4th century BC की तरफ भी इशारा करती है, लेकिन जनरली इसका टाइम पीरियड इसी कार्यकाल का है जर्नली इन 600 साल का, 3rd century BC टू 3rd century CE, ओके। फिर हम आगे देखते हैं इसको। मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस जमाने की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास क्या है, लॉडेटरी पोएम्स ऑफ द संगम एज लिटरेचर। अब ये लॉडेटरी पोएम्स क्या होती है, मतलब जो किसी के एक प्रकार से, जैसे हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में जो प्रशस्ति के बारे में पढ़ते थे ना, वो तो इंस्क्रिप्शन थी जो कि किसी की प्रशंसा करती थी। अब ये लॉर्ड करना किसी को क्या होता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर किसी भी चीज़ की प्रशंसा करना, वो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान हो, वो देवी देवता भी हो सकते हैं, वो एक कल्चर भी हो सकता है, वो कोई एक इवेंट भी हो सकता है, कोई एक घटनाक्रम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो विच इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर, याद रखना। संगम लिटरेचर इज रेफर टू एज अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर। अब ज़रा यहाँ चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई संगम लिटरेचर के ऊपर है, एक आया था कुछ साल पहले। हाँ 2013 का एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो आप इसको देखो, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट, मतलब आप पूरे दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को जोड़ सकोगे संगम लिटरेचर से, इतनी हेल्प तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप सामाजिक और अर्थव्यवस्था की जो कंडीशंस हैं, जो भी उनके घटनाक्रम है, उनके ऊपर एक विस्तार से विवरण कर सकते हो, एक डिटेल में आप चर्चा कर सकते हो। यू कैन डिस्कस इट थॉरली विद द हेल्प ऑफ संगम लिटरेचर। वो कमेंट करना था आपको यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा था, और तो कोई नहीं है आई थिंक। अब रॉक कट आर्किटेक्चर में हमें अर्ली इंडियन हिस्ट्री और इसकी आर्ट की नॉलेज मिलती है, तो इसमें आप एक पॉइंट ये मेगालिथिक आर्ट के बारे, मेगालिथिक रॉक कट आर्ट के बारे में भी आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो चलो ऐसी चीज़ है, लेकिन पुट कर सकते थे यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ उसके बाद ये डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 2022 का लास्ट ईयर का ही मेंस का ये क्वेश्चन है।
डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, अब ये कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पर चोला चेरा पांड्या का तो जिक्र हो ही रहा है, वो अभी हम करेंगे यहाँ पर। कहाँ गया ये, कहाँ है ये, गिरा। चोला चेरा पांड्या के बारे में ये देखो, पांड्यास, चोलास, चेरास, इसके बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा गुप्ता एम्पायर ही है। तो अगर कोई बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करता है, जिसको पूरी क्रोनोलॉजी याद है हिस्ट्री की, वो आराम से कर सकता है। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड के और चोला पीरियड के क्या रहे हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में। तो अगर सिर्फ यहाँ पर लिखना है, और कोई ज़्यादा बहुत मगजमारी वाला क्वेश्चन भी नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा लिखना ही नहीं है। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ चोला पीरियड के बारे में लिखो और इसके बारे में पहले लिखना, उसके बाद, क्योंकि बाद में आता है गुप्ता पीरियड, फिर इसके बारे में लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको दिखा दिया। संगम लिटरेचर का प्रॉपर तरीके थे जिसमें संगम लिटरेचर वर्ड हो, वो तो यही क्वेश्चन था। दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट वापस आए यहाँ पर। तो संगम में जो है, इट रेफर्स टू दैट पीरियड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स इन तमिल दे वर कंपोज बाय नंबर ऑफ ऑथर्स। यहाँ पर ये कौन सा एरा है, संगम एज लिटरेचर में क्या है, ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा इस लिटरेचर में, पोएम्स मिलेंगी, कविताएं मिलेंगी, और वो भी पोएम्स कैसी हैं, दे आर लॉडेटरी पोएम्स। इस वर्ड के चक्कर में फंसना मत वैसे, ठीक है, मतलब प्रशंसा वाली सारी नहीं होती प्रशंसा वाली, तो आप मतलब कुल मिलाकर पोएम्स को याद रखो। वो तो यहाँ पर दे रखा है तो मैंने इसलिए यहाँ पर दे दिया। कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है कि आपको एनसीईआरटी में हर जगह मिलेगा या आपको कोट एंड कोट करके इसको लिखना ही है। वो तो एक बस एक वर्ड पुट कर रहा है आपके सामने इंग्लिश का। ठीक है, चीज़ों को बहुत सिंपल रखा करो, फालतू के आप सोचो कि हम बहुत अच्छे सिनोनिम्स या फिर जार्गन्स अगर हम पुट कर देंगे एग्जाम के अंदर, बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, फेल हो जाओगे, बल्कि क्लियर भी नहीं होगा कोई पेपर। ठीक है, द टर्म संगम इट रेफर्स टू एन असेंबली और मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोएट्स। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये इससे दो, याद है ये ईस्टर्न आंध्रा और तमिलनाडु, यहीं से सब कुछ चला था, क्योंकि जहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री डेवलप हो रही है वहीं पर फिर ये कल्चर डेवलप होना शुरू होगा, धीरे धीरे सेटल होते होते हैं। हाँ, बाद में अभी मैं आपको सारी की सारी जगह ये दिखा दूंगा। कहाँ गया ये, इसके बारे में जगह दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, पांड्यास की जगह तिरुनेलवेली, मदुरई, रामनाथ डिस्ट्रिक्ट एंड साउथ ट्रेवेंकोर यानी कि तमिलनाडु। चोलास का तंजोर, तिरुचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु अगेन। चेरास केरला, इसलिए इसको केरला पुत्र बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि तमिलनाडु, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश और केरला, ये मतलब कुल मिलाकर साउथ इंडिया पूरा मान लो। वहाँ पर क्या था, दक्षिण भारत में जो कवि और कवित्री थे वो मिलते थे और साथ में बैठ के पोएम्स को कंपोज करते थे, एक दूसरे को अपनी पोएम सुनाते थे, उनकी प्रशंसा होती थी, और ये एक कल्चर के तौर पर इमर्ज हो गया, इसलिए इसको संगम लिटरेचर कल्चर, संगम लिटरेचर, संगम एरा, संगम कल्चर बोला जाता है। तो इट रेफर्स टू एन असेंबली और मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोएट्स। ट्रेडिशनली 3 संगम और 3 assemblies are believed to have been convened one after the other at different places। 3 assemblies यहाँ पर हुई थी। अब ये assemblies पता है क्या थी, देखो आप कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है, हमारी दादी नानी भी तो शाम को जाती है सत्संग में, या फिर अपनी सहेलियों के साथ जाकर वो लोग मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं, तो ये तो हर जगह से असेंबली चलती है, बिल्कुल चलती है। आज ट्यूसडे है, आप आज किसी भी मंदिर को शाम को चले जाओ, बड़ा मंदिर हो, आज सारी औरतें हारमोनियम वगैरह लेकर, मंजीरा लेकर सुंदरकांड का पाठ करती हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, आप जाकर देख लो आज किसी भी मंदिर, आज ट्यूसडे है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या थी, देखो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के साथ एक पॉइंट कनेक्ट करो जरा, इसका मेरी बात ध्यान से समझना। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के साथ एक पॉइंट कनेक्ट करो। बुद्धा ज्ञान तो डेली देते थे, बुद्धा ने खुद से कुछ कंपाइल नहीं करा, कुछ कुछ मंक्स ऐसे होंगे कि जो इसको लिख लेते होंगे कि नहीं इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे आज इनसाइट मिली ना, मैं तो इसको लिखूंगा। देखो आप में से बड़े सारे लोग हैं, कुछ लोग मेरा हाथ फोल्ड करके लेक्चर सुनते होंगे, कुछ लोग ट्रैवल करते करते सुनते होंगे, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि हम रोड पे क्यों ना बैठे हैं, लेकिन अगर हम कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं ना इन लेक्चर को अटेंड करने, तो हम कोई ऐसा इनसाइट या ऐसा कोई पॉइंट मिस ना कर दें और दोबारा इनकी लंबी चौड़ी बातें सुनने वाला लेक्चर अटेंड करने की क्षमता हमारे पास की तो नहीं है, तो हम जो ये बता रहे होंगे इसी पॉइंट पे लिख लेंगे। ऐसा हर किसी के साथ हर एक फील्ड में होता है।
अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर गौतम बुद्ध की बातें या किसी बोधिसत्वा की बातें भी, या बोधिसत्वा भी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वहाँ पर आते होंगे, वहीं रहते होंगे या लोगों की मदद करते होंगे जो नए नए मंक्स और नन्स उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता था, वो उनकी बातें कुछ लिखी गई, कुछ अधूरी रह गई, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनकी कंपाइलेशन नहीं हो सकी। तो क्या हुआ था फिर, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी जिनमें फिर सब कुछ कंपाइल करा गया था। अब क्या था, ये तमिल पोएम्स एक प्रकार से पूरा का पूरा एक कल्चर के तौर पर इमर्ज हुआ। ये शाम को, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हमारी दादी, नानी, दादाजी, नाना जी, उनकी तरह ये मंदिर में जाकर शाम को हारमोनियम और मंजीरा बजाने के, हारमोनियम और मंजीरा के सारे जो भजन गाने की जो प्रक्रिया होती है, उससे कहीं बढ़कर था ये। यहाँ पर क्योंकि यूनिक कॉम्पोजिशन हो रही थी मंदिरों में। आज सुंदरकांड का अगर पाठ है या कोई भी एक पाठ पूजा जो चलती है, कोई भी एक सत्संग है, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, गाई जा चुकी हैं, वही लोग बार बार गाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, एक जड़ को पकड़ो, एक नींव को पकड़ो। आपसे अगर क्वेश्चन आ गया मेंस में कल को कि, या प्रीलिम्स के अंदर एक स्टेटमेंट आ गया कि संगम लिटरेचर वाले में यूनिक क्यों था, क्या है ऐसा इन पोएम्स में कि जो अब इसके लिए स्पेशल काउंसिल ऑर्गेनाइज करी जा रही है, लाइक बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, तो वो कल्चर के तौर पर इन्वेंट हो रही थी। वो कल्चर जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके साथ कहीं वो ज़माने और वक्त के साथ मिट ना जाए। जैसे कि बुद्धिस्ट मंक्स को डर रहता था, बुद्धिस्ट नन्स को डर था कि बुद्धा की बातें मिट ना जाएं, तो उन्होंने राजा महाराजा से दरख्वास्त करी कि सर जी, आप तो बुद्धिज़्म के प्रशंसक हो, आप तो उसकी सराहना करते हो, आप तो उसके फॉलोअर हो, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर पैसा देकर एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवा लो। अभी ये आनंद वगैरह भी जिंदा हैं, इन्होंने फर्स्ट क्या कहते हैं वो लाइव एक्सपीरियंस ले रखे हैं बुद्धा से। अभी ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि बुद्धा ने क्या क्या बातें बोली थी। अगर ये वाली जनरेशन जो मंक्स की, जो बुद्धा के साथ बिल्कुल रही है, लाइव इंटरेक्शन करते हो, अगर ये मिट गई तो फिर बहुत सारी इंटरप्रिटेशन उबड़ खाबड़ हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी, जब बाद के मंक्स आए तो वो सहमत नहीं थे थेरावाड़ा वाले ट्रेडिशन से, तो उन्होंने महायान बुद्धिज्म बना लिया। सिमिलरली यहाँ पर दक्षिण भारत में इनको ये डर था कि इनकी पोएम्स का ये जो कल्चर है, जो इन्वेंट हो रही थी, ये चल ही नहीं जाए, ये मतलब मिट ना जाए वक्त के ज़माने के साथ। अब इसका एक और रीज़न था, आपको पता है ना, आज भी जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो अपने कल्चर पे बहुत मरते हैं, अपने कल्चर को वो बहुत सर्वोच्च मानते हैं। आप इसके लिए मूवी देख लो, 2 स्टेट्स। वो अर्जुन कपूर के घर में आलिया भट्ट कितना कूल बनकर रहने आती है ना, जब वो रहती है उनके घर पे 1-2 दिन के लिए। लेकिन वहीं पर जब भी अपनी पोस्टिंग करवाकर अर्जुन कपूर, इंजीनियर होते हैं ना ये लोग, तो ये जब साउथ इंडिया जाता है तो उसके घर वाले देखो, हमेशा उसकी मम्मी एक टीचर रखी होती है अपने साथ, वो गाना सीख रही होती है, उसका भाई आईआईटी की तैयारी कर रहा होता है, और उसके पापा बनाना लीफ में हम लोग खाना खाएंगे, तुम ध्यान से चलो, जूते उतार कर आओ, रंगोली बनी हुई है यहाँ पर। वो कहता भी है ना उस मूवी में, कहता है इनके घर आकर ऐसा लग रहा था, इतनी शांति थी इनके घर में आके जैसे मैं किसी के चौथे पे आया हूँ। दक्षिण भारत में आज भी लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। यहाँ पर मैं सही और गलत की बात ही नहीं कर रहा। कल्चर देखो, आप अगर अपने कल्चर को मानते हो इसमें आप सही गलत नहीं होते। उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, बहुत अच्छे से मनाई जाती है। लोग गणपति जी घर पर लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, वेस्टर्न इंडिया, एक्सट्रीम वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र, एक्सट्रीम ईस्टर्न इंडिया बंगाल, यहाँ पर महाराष्ट्र में एक्सट्रीम वेस्टर्न इंडिया, बंगाल एक्सट्रीम ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर जो कुछ कुछ लोगों के घर में गणेश चतुर्थी को, गणेश जी को लाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इलेबोरेटिव है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस, बहुत इलेबोरेटिव है। अब अपने अपने कल्चर की बात होती है।
नवरात्रि का महोत्सव पूरे भारत में बंगालियों से ज़्यादा कोई अच्छे से मना सकता है क्या? एक एक चीज़ का जहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि कितनी लौंग, कितनी इलायची, कितने पान के पत्ते, क्या चढ़ेंगे क्या नहीं चढ़ेंगे। होता है ना सुगंधा, तुम्हारा बताओ, ये गणेश चतुर्थी का जो जो उत्सव होता है, या फिर जो दुर्गा माँ को नवरात्रों में पूजने का जो उत्सव होता है, बहुत इलेबोरेटिव होता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सेम आपको, मैंने देखो कल्चर के इतने सारे एस्पेक्ट दे दिए, मैंने आपको बुद्धिज्म के मोनेस्ट्री के साथ भी कंसेप्ट को जोड़ के रख दिया। अब शाइनी समझ पा रहे हो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग संगम लिटरेचर के बारे में? ऐसे कोई स्पेशल बात नहीं है संगम लिटरेचर में। ऐसे एक बात बताना शाइनी, इतनी सारी लिटरेचर लिखी गई, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, हम उनके बारे में तो नहीं पढ़ते इतना डिटेल में, है ना? कि उनको सज के सवार के रखा गया हो, उनके ऊपर एक काउंसिल हुई हो, उसके ड्रामा आज भी परफॉर्म होते हो पूरे भारत में। बात होती है श्रेया ठाकुराइन, पता है एक ही चीज़ की, कि मयूर उस जमाने का जो रूलर है ना, वो इन सब बातों को सपोर्ट कितना कर रहा है, तो वो इतिहास में छाप छोड़ती हैं सब बातें। अब मयूर ये संगम लिटरेचर है भाई, ठीक है यार, ये इन्वेंट हो रहा है, वो कुछ इन्वेंट हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में अभी तक जो 6.5-7 चैप्टर तक जो भी हम पढ़कर आए हैं, वहां कोई लिटरेचर डेवलप नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक थीम डेवलप नहीं हुई वहां पर। और ऐसा कुछ भी नहीं था क्या जो संगम लिटरेचर की टक्कर का ना हो, था, लेकिन इतना इलेबोरेट नहीं था, प्रॉपर तरीके से काउंसिल आयोजित नहीं करी गई। और आप देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, को रूलर्स जिसको सपोर्ट करते हैं वो इतिहास में अपनी छाप छोड़ देता है। जब रूलर्स ने सपोर्ट करा किसी भी चीज को काउंसिल के थ्रू, लाइक बुद्धिस्ट काउंसिल, जैना काउंसिल, वो इतिहास में अपनी छाप आज भी छोड़े हुए हैं, वो इतिहास में आज भी प्रचलित है। अब पढ़ो आप संगम लिटरेचर को, अब आपको मजे आएंगे, ठीक है? तो ट्रेडिशनली तीन संगम, तीन असेंबलीज आर बिलीव टू हैव बीन कन्वीन्ड वन आफ्टर द अदर एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, आ गई ना सपोर्ट वाली बात, बिना राजा महाराजाओं के सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स ऑफ मथुरै। यानी कि संगम लिटरेचर की कॉम्पोजिशन के पीछे आप क्रेडिट पहली बार किसको दोगे? सबसे बड़ा क्रेडिट चोला चेरा है पांड्या? बताओ, एक तो ये प्रिंस का क्वेश्चन अपने आप में बताओ, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये टॉपिक इतना ही टफ है, इतना ही टफ है। टफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजिंग एलिमेंट की वजह से, कि मैं आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक नेशनल पार्क दे दूं और कहूं मैं आपसे, अब बताओ, ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अब बताओ। नहीं समझ में आता ना नॉर्थ ईस्ट अच्छे से? अगर मैं आपको मैप बनाने को बोल दूं कि सारी स्टेट्स अरेंज करके दिखा दो मुझे, वो नहीं कर पाओगे आप अभी, बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के, ऑन द स्पॉट नहीं बनाकर दिखा पाओगे अभी मेरे को आप। और कौन कौन सी प्रॉपर तरीके से कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है नॉर्थ ईस्ट राज्य जो है। ये टॉपिक भी इतना टफ है, लोगों ने सुना सब कुछ होता है, इनके राजा महाराजा, गंगाई कोंडा चोलापुरम वाला एरिया, राजा राजा वन, और चोला चेरा पांड्या, केरला पुत्र जो है वो चेरास को बोला जाता है, ये सारी बातें उनको याद रह जाती है। लेकिन वेन इट कम्स टू के कोई एक एस्पेक्ट दे दिया जाए, और अब बताओ ऑप्शन में कि चोला चेरा पांड्या या ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव, वहां हालत खराब होती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, अपनी प्रिपरेशन में हमेशा साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पे अगर आप जिस दिन फोकस करना सीख जाओ, आपकी प्रीलिम्स में कम से कम 10 से 12 नंबर की एज रहेगी। 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको फ्री के सॉल्व होने को मिल जाएंगे आपके, जो कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आज तक यूपीएससी का एक रूल रहा है, जब भी उसने ऑप्शन के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड दिया है, वो हमेशा ठीक होता है ये। लेकिन इसको प्लीज रूल बन के आप अप्लाई मत करने बैठ जाना, ठीक है? कि हम तो यही करके आएंगे, उन्होंने बताया था हमें। सिमिलरली जब भी कृष्णदेव राय ऑप्शन होता है तो वो हमेशा ठीक होता है, 99% टाइम्स ऐसे ही होता है। लेकिन यूपीएससी के रूल्स नहीं तोड़ता, बिल्कुल तोड़ता है। जब वो अशोका को उसने क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि कौन है जो अपनी धर्म की अगर सराहना करता है, दूसरे धर्म की बेइज्जती करता है, तौहीन करता है, तो एक्चुअली में वो अपने धर्म की भी तौहीन ही कर रहा है। उसके अंदर ऑप्शन था कृष्णदेव राय, लेकिन उसका रियल आंसर तो अशोक निकला। रूल्स लाइफ में 100% कभी कोई वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज लाइफ होती ही ऐसी है, या फिर चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है, इवेंट ऐसे होते हैं कि रूल्स सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलते हैं। 100% में कोई भी चीज़ कभी ठीक नहीं होती है। आप जिस स्ट्रैटेजी से यूपीएससी निकालोगे ना, आपके बच्चे सेम स्ट्रैटेजी से नहीं निकाल सकते यूपीएससी, ठीक है? तो poems were modeled on the bardic songs of
older times, and they were orally transmitted for an indefinite period before they were finally written down by poets who came from both cities and villages. They had different social and professional backgrounds, which included both dignitaries of that time, such as kings ने support करा, ministers, merchants, astrologers, as well as common people such as preachers, soldiers, goldsmith, blacksmith and carpenters. अब यहां पर आपको एक वर्ड तंग कर रहा होगा, बार्डिक सॉन्ग्स. जब किसी एक जगह की एक फोकलोर जो होती है, अभी ये सुना है फोकलोर, ऐसी कहानियां, ऐसी रिदम, उनके अंदर ऐसे शब्द जिनके साथ उस रीजन के लोग एसोसिएट कर पाए, उसको जान पाए, उसको समझ पाए. तो जो बलाड सॉन्ग्स होते हैं जिनको बार्डिक सॉन्ग्स बोला जाता है, वो कुछ ऐसे ही फोकलोर के साथ एसोसिएटेड होता है. यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, दक्षिण भारत के लोग या फिर स्पेशली तमिलनाडु और केरला के लोग इसके साथ एसोसिएट करना सीख पाए, या फिर ईस्टर्न आंध्र प्रदेश इनिशियली, बाद में तो फिर जैसे जैसे कल्चर प्रचलित होता जाएगा तो वो लोग सीखते चलेंगे. लेकिन शुरू में जहां पर भी इसकी कंपाइलेशन हो रही है इन पोएम्स की, वो लोकल रीजन के लोग इसको सीख पाए, वो होते हैं बार्डिक सॉन्ग्स. तो संगम लिटरेचर इज प्राइमरीली सेक्युलर. ये वाली बात याद रखना, एक धर्म की प्रति नहीं है, ये एक धर्म के प्रति नहीं है पोएम्स इसके अंदर कि किसी देवी देवता की प्रशंसा कर रहे हो, हिंदुज्म की प्रशंसा कर रहे हो. दे आर सेक्युलर. सेक्युलर मतलब फ्री फ्रॉम रिलीजियस एलिमेंट. यही होता है सेक्युलर का मतलब. बताओ, सेक्युलर अपोजिट होता है ना कि सिनोनिम होता है रिलीजियस वर्ड का. बताओ, अरे बोलो भाई, सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर वर्ड रिलीजन के साथ एसोसिएटेड होता है क्या? जो धार्मिक है वो सेक्युलर है? नहीं. या उसके दो मतलब होते हैं, या तो फिर आप सभी धर्मों का एंगल उसके अंदर लेकर आओ जब आप कह रहे हो कि सेक्युलर है कोई भी चीज, या फिर उसको धर्म का मोहताज मत बनाओ उस चीज को. अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही था. यहां पर बड़ी सारी थीम्स और बड़े सारे अलग अलग ऑथर्स ने इसको लिखा था जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे. ये आपने देख ही लिए, सबके सोशल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड. इसलिए बोला जा रहा है संगम लिटरेचर इज प्राइमरली सेक्युलर. जितनी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने मेगालिथिक कल्चर के बारे में यहाँ पर सुनी थी, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप आ रहा था, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और जितनी बातें आप संगम लिटरेचर के बारे में जान रहे हो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इससे मेंस का क्वेश्चन और प्रीलिम्स की स्टेटमेंट्स बन सकती हैं बहुत प्यार से. संगम पोएम्स ऑफर रिच डाइवर्स वेंटेज पॉइंट्स ऑफ लुकिंग एट एवरीडे थीम्स इन तमिलकम कंटेक्स्ट. रोजमर्रा के जीवन में जो लोग जिन घटनाओं को फॉर ग्रांटेड ले जाते थे, ऐसे ही एवं ही ले जाते थे, संगम पोएम्स ने उन रोजमर्रा के जीवन के घटनाक्रम को, आम लोगों की जिंदगी को इतने बेहतरीन तरीके से मतलब यहां पर दर्शाया गया इन कविताओं में कि उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया. और लोगों ने ये सोचा कि अभी तक तो ये ओरल ट्रेडिशन है, इनको कंपाइल करवाना चाहिए, करवाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को जान सके. तो संगम लिटरेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोस्ट मॉडर्न एंड प्री गुप्ता पीरियड. यहाँ पर वो आपसे बात कर रहा था ना राइटर, कि 3 संगम या फिर 3 असेंबलीज हुई थी ऑर्गेनाइज. पहली थेन मदुरई में, इसका चेयरमैन था अगस्त्य. इट्स वर्क डिड नॉट सर्वाइव, कि सर्वाइव नहीं कर सके. सेकंड कपटपुरम, अगेन चेयरमैन वॉज अगस्त्य एंड तोकलापियार, अ डिसाइपल ऑफ अगस्त्य, इसका शिष्य. ओनली द तोलकापियम, a Tamil grammar by Tolkappiyar survives. Third, Madurai, chairman Nakirar. It forms the entire corpus of existing संगम literature. जो पूरी की पूरी जो नींव है ना, मतलब आज जो लोग जानते हैं संगम लिटरेचर को, वो नकिरार वाली को जानते हैं, जो कि थर्ड असेंबली थी उसकी जानते हैं. ये तो सर्वाइव ही नहीं कर सकी, ये 50% सर्वाइव कर सकी. अगस्त्या वाली कहाँ गई, वी डोंट नो. तोलकापियम जिंदा है, ठीक है. नकीरार वाली, ये संगम लिटरेचर जो आज जो एग्जिस्ट कर रही है, ये पूरे का पूरा इसका बेस है. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही.
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हम ये जो तीनों काउंसिल्स हैं और इसके अंदर क्या कंटेंट है इसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।